हेलो एवरीवन, वीडियो कैच के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो कैच के सेशन में हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा कराई गई एकेडमिक परीक्षा एमए एमएससी सेकेंड सेमेस्टर जियोग्राफी फिजिकल लैंडस्केप के क्वेश्चन पेपर के आंसर पर डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग इस क्वेश्चन पेपर के आंसर पर डिस्कस करते हैं और इस क्वेश्चन पेपर के आंसर का सॉल्यूशन भी मेरे द्वारा दिया जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, गारो राजमहल बिदर का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है संबलन, संधि, अधभ्रंश, अधिक्षिप्त बलन। तो इसका जो सही आंसर है वो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अधभ्रंश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरणीय निम्नीकरण भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में उच्चतम है? तो हिमालय, छोटा नागपुर का पठार, मैसूर का पठार, विंध्य पठार। तो पर्यावरणीय निम्नीकरण है ना, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पूछ रहा है। तो देखिए इन चारों में जो छोटा नागपुर का पठार यहाँ पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन अधिक होगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में विश्व में दूसरे सबसे अधिक ठंडा आवासित स्थान है? तो इन चारों में देखिए जो आपका द्रास जम्मू कश्मीर है ये सबसे ठंडा है। अगला है चौथा, समुद्री लहरें निम्नलिखित में से कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करती हैं? सौर प्रणाली से, बहती हवा, नदी जल, गर्म पानी का चश्मा। तो इन चारों में देखिए सौर प्रणाली से भी होता है, बहती हवा से भी होता है, ठीक है, थोड़ी बहुत मात्रा में नदी का जल होगा। लेकिन देखा जाए तो ये जो हवा है ये हवा सागरी तरंगों को प्रेरित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बहती हवा। 5वां क्वेश्चन है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4, 6, 7 और 8। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। हालांकि देखिए जो क्वेश्चन पेपर बना हुआ है कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है। ये फिजिकल लैंडस्केप है इसमें, लेकिन यहाँ पर भारत का भूगोल और कह सकते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन हैं। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर पठार है, एक पद स्थली, एक संप्राय भूमि है, एक गर्त है, एक अग्र गंभीर है। तो ये जो छोटा नागपुर पठार है यह इन चारों में एक आपका संप्राय भूमि के रूप में है, ठीक है, एक संप्राय भूमि के रूप में है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा संप्राय भूमि। 7वां है, स्टेलेक्टाइट एक स्थलाकृति है। तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट ये भूमिगत जल या काष्ठ भूदृश्य के द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है। यह एक निक्षेपात्मक स्थलाकृति होती है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, चंबल नदी भारत की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो ये तो यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, भारत में कौन से राज्य मुख्य रूप से चंबल नदी से जुड़े हुए हैं? राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये सही आंसर हो जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश। 10वां नंबर, किस पठार को भारत का रूर कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है। भारत में प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? शिवालिक में, अरावली में, विंध्य श्रेणी में, धारवाड़ में। तो इन चारों में सबसे प्राचीनतम चट्टानें जो पाई जाएंगी वो अरावली श्रेणी में पाई जाएंगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अरावली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंबल नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मुख्य खतरा क्या है? औद्योगिक प्रदूषण, वनोन्मूलन, अत्यधिक मछली पकड़ना, नगरीकरण। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वनोन्मूलन हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किस पठार को कहा जाता है? दक्कन का पठार, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर पठार, महाराष्ट्र पठार। तो इन चारों में देखिए जो क्वेश्चन है कि स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स यानी खनिजों का कह सकते हैं कि भंडार है ना। तो खनिजों का संचयित भंडार किसे कहा जाता है? तो खनिजों का जो भंडार है इन चारों में आपका जो छोटा नागपुर पठार है इसे आप रूर प्रदेश कहते हैं, चूँकि इसमें खनिज अधिक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका छोटा नागपुर पठार। और थोड़ा सा देखिए कहीं ना कहीं डाउट है दक्कन के पठार को लेकर के भी, क्योंकि दक्कन के पठार में एक धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं जिसमें खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो वो दिया नहीं है। तो इस आधार पर आपका छोटा नागपुर पठार सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर, उत्तर प्रदेश को दक्षिण भारत से विभाजित करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत को जो विभाजित करने वाली जो पर्वत श्रेणी है उसे आप विंध्य श्रेणी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालसम संबंधित है
हिमानीकृत स्थलाकृति से, शुष्क स्थलाकृति से, काष्ठ स्थलाकृति से, परिहिमानी स्थलाकृति से। तो इन चारों जो बारसन है वो शुष्क स्थलाकृति मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये बनते हैं। अगला है भारत के किस क्षेत्र में दंडकारण्य स्थित है? तो ये दक्षिणी पूर्वी राज्य में दंडकारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, मेघालय का पठार भाग है हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वत का, सतपुड़ा श्रेणी का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय का जो पठार है ये प्रायद्वीपीय खंड का ही एक भाग है। तो राइट ऑप्शन नंबर 2 जहाँ पर टिक आपका लगा हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा। और ये जो सीरीज है ये सी सीरीज है, तो जिनका सी सीरीज होगा वो सीधा सीधा क्वेश्चन उनको मिल जाएगा, जिनका नहीं होगा थोड़ा सा इधर उधर करके अपना ढूंढ लेंगे। चंबल नदी का उद्गम किस क्षेत्र से होता है? हिमालय प्रदेश, पश्चिमी घाट, विंध्य श्रेणी, पूर्वी घाट। तो इन चारों में देखिए जो विंध्य श्रेणी है ये बिल्कुल उचित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका विंध्य श्रेणी। और हाँ, जो लोग देखिए चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे जुड़ी हुई अगली वीडियो भी प्राप्त कर सकें और अन्य पेपर का भी आंसर वो लोग आसानी से प्राप्त कर सकें। अगला क्वेश्चन है, लैंडस्केप शब्द की खोज किसने की थी? तो लैंडस्केप शब्द की खोज नहीं हुई थी, बल्कि लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये जो प्रयोग किया गया था लैंडस्केप शब्द का प्रयोग ये किया गया था कार्ल सावर के द्वारा किया गया था। अगला है, भूविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भूविज्ञान के जनक के रूप में जेम्स हटन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था पर्मियन युग में, ट्रियासिक युग में, जुरैसिक युग में या क्रीटेशियस युग में? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जुरैसिक युग में, है ना। तो जुरैसिक युग में गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था। अगला है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है इयोजोइक में, पैलियोजोइक में, मेसोजोइक में, सीनोजोइक में। तो ये देखिए जो आपका इयोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक है ये सभी आपके कह सकते हैं कि एरा है ना। तो ये एरा है। तो देखा जाए कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इनको मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया गया। एक को जो सबसे बड़ा होता है इवान, फिर उसके बाद ईरा, फिर उसके बाद आपका पीरियड, फिर एपोच होता है। तो ये आपका एरा है। तो सेनोजोइक एरा में ही आपका जो है कि प्लायोसीन एपोच हुआ था। तो प्लायोसीन में ही जो एक शिवालिक का निर्माण हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीनोजोइक, आपका चौथा ऑप्शन। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विध्यन, कुड़प्पा, धारवाड़ या गोंडवाना? तो इनमें जो गोंडवाना है वो सबसे नवीनतम है। अगला देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप मूलक एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते थे, तो इसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। 25 नंबर क्वेश्चन है, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में आपका लघु हिमालय है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास का सही क्रम है? तो पुराजीवी, मध्यजीवी, सीनोजोइक, नियोजोइक। तो अब इन चारों में जो पहला है यही बिल्कुल सही क्रम है। तो ये आपका 26 नंबर का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चारों क्या है? ये एरा है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास का नवीन महाकल्प है? पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प, सीनोजोइक महाकल्प या नियोजोइक महाकल्प? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा आपका नियोजोइक महाकल्प, ये नवीनतम महाकल्प है। 28 नंबर है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? तो ये दोनों प्रथम श्रेणी के उच्चावच है, फिर उसके बाद द्वितीय श्रेणी के उच्चावच बनते हैं, फिर तृतीय श्रेणी के उच्चावच बनते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो कहने का मतलब ये है कि स्थल कितना है? तो 29.02% है। महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत का प्रणेता है? तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत ये वेगनर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पैन प्लेन की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये पैन प्लेन की संकल्पना क्रिकमे के द्वारा दी गई थी, जबकि किंग के द्वारा पेडी प्लेन और पेंग के द्वारा पेनी प्लेन शब्द का प्रयोग किया गया। आगे है, नदी जीवन के पूर्ण चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो नदी जीवन के पूर्ण चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन WM डेविस ने किया था। 33 नंबर है, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? इयोन, महाकल्प, कल्प, युग। तो इन चारों में देखिए जो सबसे बड़ा है वो इयोन होता है, इयोन सबसे बड़ा होता है। फिर इसके बाद ईरा होता है, फिर उसके बाद आपका आता है पीरियड, पीरियड के बाद एपोच आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है अवसादी और कायांतरित चट्टानों से, आग्नेय और अवसादी चट्टानों से, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से, केवल अवसादी चट्टानों से। तो जो भारतीय प्रायद्वीप की जो केंद्रीय उच्च भूमि है वो आग्नेय और अवसादी चट्टानों से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वुड ने, डेविस ने, पेंक ने, स्टालर ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत, ये दिया गया था आपका
पेंग के द्वारा ये को दिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा पेंग। अगला क्वेश्चन, पेंग के अनुसार अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे इंड्रम के नाम से जाना जाता है। वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था? 10,000 वर्ष पहले प्लीस्टोसीन काल में हुआ था, जिसे होमोसेपियंस भी कहा गया। आगे चलते हैं, भूविज्ञान का सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत एकरूपतावाद सर्वप्रथम किस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया था? तो यह थ्योरी ऑफ द अर्थ में, जो 1788 में यह हटन के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, तो इसी में किया गया था। 1788 में किसके द्वारा लिखा गया था? यह हटन के द्वारा लिखा गया था। और हटन एकरूपतावाद सिद्धांत के कह सकते हैं कि जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्नलिखित में से किसने दृश्य भूमि प्रक्रम संरचना और चरण का प्रकार है अवधारणा को स्पष्ट किया था? तो डेविस ने ऐसा ये कहा था। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, यह कथन किससे संबंधित है कि वर्तमान भूत की कुंजी है? तो ये एकरूपतावाद से संबंधित है। सामान्य अपरदन चक्र संबंधित है, तो ये नदी अपरदन से संबंधित है। अगला है वर्तमान स्थाकृति का अधिकांश विस्तार संबंधित है कैम्ब्रियन पूर्ण महाकल्प से, पुराजीवी महाकल्प से, मध्यजीवी महाकल्प से और नौ जीव महाकल्प से। तो आपका जो सही आंसर इनमें हो जाएगा, देखिए 9 जीव महाकल्प या सीनो जोइकेरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ, जिनको किसी भी क्वेश्चन के आंसर पर कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि इसका ये आंसर गलत बताया गया है। बिल्कुल 100% उसका आंसर कमेंट में जाकर के सही बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ढाल पतन मॉडल के प्रस्तावक थे? तो इसका जो सही आंसर है WM डेविस हो जाएगा ढाल पतन में, ठीक है ना, डेविस हो जाएंगे ढाल पतन के लिए। और 44 नंबर है, ढाल प्रतिस्थापन मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये जो प्रस्तावित किया गया था ढाल प्रतिस्थापन मॉडल, ये पेंग के द्वारा किया गया था। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा पेंग। और डेविस ने अपरदन चक्र की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? 1, 2, 3, 4। तो 3 अवस्थाओं का इन्होंने उल्लेख किया है, जिसमें इन्होंने नदी के 3 अवस्थाओं को बांट दिया, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णा अवस्था। 46 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है? तो इसमें कार्बनीभवन, अपदरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण यानी कार्बोनेशन, एक्सफोलिएशन, हाइड्रोशन, ऑक्सीडेशन। तो ये जो एक्सफोलिएशन है ये आपका रासायनिक अपक्षय नहीं है, बल्कि यह एक यांत्रिक अपक्षय है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी चट्टान प्याज के छिलकों की तरीके से उखड़ना प्रारंभ हो जाता है। अगला है, कास्ट मैदान उदाहरण है यूगोस्लाविया मैदान का, बिल्कुल सही है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल के अपरदन से निर्मित स्थलाकृति नहीं है? टेरा रोसा, घोररंध्र, जियोड, डोलाइन। तो ये सभी देखिए जो है आपका ये भूमिगत जल से संबंधित है, जबकि ये जो जियोड है ये कोई स्थल रूप या स्थलाकृति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एकल प्रमुख भू आकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न भूदृश्य कहलाते हैं? तो जो एकल वाले होंगे उनको आप सरल भूदृश्य, मिश्रित भूदृश्य, एक चक्री भूदृश्य या बहुचक्री भूदृश्य। तो एकल प्रमुख भू आकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न भूदृश्यों को आप सरल भूदृश्य के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है? तो इन चारों में देखिए जो तिब्बत का पठार है ये अंतर पर्वतीय पठार का एक प्रमुख उदाहरण है, यानी कि जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हो, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का बनाया गया है। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। भूगोल से संबंधित TGT, PGT, नेट तक की क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है, इसलिए क्वेश्चन जो बनाया गया है बहुत ही टफ बनाया गया है। बच्चे पास हो जाएं यही बहुत बड़ी बात है। 51 नंबर, शीत प्रदेशों में ऋतु अपक्षय का कौन सा प्रकार प्रायः क्रियाशील नहीं रहता है? भौतिक, जैविक, रासायनिक, उपरोक्त सभी। तो शीत ऋतु में अपक्षय का कौन सा प्रकार प्रायः क्रियाशील नहीं रहता है? तो भौतिक नहीं रहता है, कि जैविक नहीं रहता है, कि रासायनिक नहीं रहता है, उपयुक्त में सभी। तो इन चारों में देखिए थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मेरे हिसाब से आप चलिए तो ये रासायनिक आपका जो होगा ये सही हो सकता है, क्योंकि शीत प्रदेशों में ऋतु अपक्षय ये रासायनिक वाला नहीं होगा, क्योंकि रासायनिक के लिए सूर्य का तापमान की आवश्यकता बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक तटबंध निक्षेपात्मक कार्य के परिणाम है पवन के, हिमानी के, नदियों के, भूमिगत जल के। तो प्राकृतिक तटबंध ये जो होगा ये आपका नदियों के लिए होता है प्राकृतिक तटबंध, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से एक सही सुमेलित नहीं है? तो डेविस पेनी प्लेन ये सुमेलित है, पेंग इंडन ये भी सुमेलित है, मोरिसावा पैन प्लेन, तो ये मोरिसावा का यही सुमेलित नहीं है ना, ये सुमेलित नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किंग ने पेडी प्लेन शब्द का प्रयोग किया। आगे है 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है? तो भूस्खलन, भूकंप, पवन और ज्वालामुखी। तो इनमें जो पवन है ये बहिर्जनित बल है, बाकी भूस्खलन, भूकंप और ज्वालामुखी ये अंतर्जात बल कहलाते हैं।
कहलाते हैं। आगे है कौन सा एक अनुक्रमिक घटक के रूप में जाना जाता है? भूजल, हिमनद, तरंग, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये अनुक्रमिक घटक के रूप में ये सभी को जाना जाएगा। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? निक्षेपण, ज्वालामुखी, अपर्दन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रक्रियाओं में कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है ना? तो अनुक्रमिक प्रक्रिया की बात कर रहा है। तो इनमें से देखिए जो आपका निक्षेपण है ना, निक्षेपण, अपर्दन और ज्वालामुखी। तो इनमें से जो ज्वालामुखी ये है नहीं। और इसमें देखिए थोड़ा सा डाउट इस क्वेश्चन में मुझे भी है, इस क्वेश्चन में मुझे भी डाउट है, इसको आप स्किप कर दीजिए। फिर भी आप यदि मेरे हिसाब से चलेंगे तो कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो ये अनुक्रमिक प्रक्रिया में तो देखिए निक्षेपण भी है, अपर्दन भी लग रहा है ना, ये दोनों अनुक्रमिक प्रक्रिया है। लेकिन ज्वालामुखी नहीं है। इसमें पूछना चाहिए था कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें ज्वालामुखी हो जाता। अब फिलहाल में इसको आप स्किप करिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से एक सही सुमेलित नहीं है। नदी जीवन का पूर्ण चक्र डेविस, ढाल प्रतिस्थापन मॉडल पेंक, टेक्टोनो जियोमार्फिक मॉडल मोरिसावा, सवाना अपर्दन चक्र किंग। तो ये जो सवाना अपर्दन चक्र है ये किंग के द्वारा नहीं दिया गया था, तो यही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपने ही स्थान पर शैलों के विघटन और अपघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय, अपर्दन, भूस्खलन, साधारण भूस्खलन। तो अपने ही स्थान पर शैलों के विघटन और अपघटन की प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। कणिका में विघटन किसका एक उदाहरण है? यांत्रिक अपक्षय का, रासायनिक अपक्षय का, पादप अपक्षय का, कोई नहीं। तो कणिका में ग्रेनुलर कह रहा है, तो ये जो कणिका में है ये आपका घर्षण के द्वारा होता है, तो ये आपका यांत्रिक अपक्षय हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यांत्रिक अपक्षय हो जाएगा। और घोलीकरण के द्वारा भी होता है, तो घोलीकरण जो होता है वो रासायनिक होता है। अगला क्वेश्चन है पिडमान मैदान द्वार बनते हैं पवन के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, नदी के द्वारा या भौम जल के द्वारा। तो ये जो पिडमान के मैदान होते हैं इन चारों में ये आपका ये पवन के द्वारा ये बनते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है महाद्वीप उद्भव के अवसाद कहलाते हैं ज्वालामुखी, भूजात, खारे पानी के पौधे, कोई नहीं। तो महाद्वीपीय उद्भव के जो अवसाद होते हैं उन्हें आप भूजात के नाम से भी जानते हैं। टेरिजेनियस। कौन सा अंतर्जनित बल नहीं है? तो भ्रंशन, अपर्दन, संपीड़न, तनाव। तो इनमें देखिए जो अपर्दन है ये बाह्य बल है। अगला क्वेश्चन है प्रेजन निक्षेप पाए जाते हैं जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर, डेल्टा एवं लोयस पर, टीर मैदान तथा हिम दरारों पर, निमज्जित तट तथा विलियन घाटी पर। तो इन चारों में जो प्रेजन निक्षेप होते हैं वो जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर हिमालय के किस भाग में करेवा निर्माण पाए जाते हैं? तो ये करेवा है एक निक्षेपात्मक जो है कि कह सकते हैं कि यह एक निक्षेपण जनित जो है कि कह सकते हैं कि मैदान होता है। और इस मैदान में केसर की खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है और यह जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और जम्मू कश्मीर ये आपका कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा। पिंगो एक एकाकी गुंबदाकार नीचा टीला पाया जाता है। तो पिंगो ये आपका जब भी पाया जाएगा तो ये परिहिमानी क्षेत्रों में पिंगो पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यारडांग एक स्थिराकृति है। तो यारडांग जब भी बनता है तो वायु के द्वारा बनता है। तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। डेल्टा केम परिणाम है। तो ये जो डेल्टा केम है ये हिमनद निक्षेपण का एक परिणाम होता है। अगला है चूने की चट्टान पर अपक्षय की क्रिया कहलाती है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक, जैविक या इनमें से कोई नहीं। चूने की चट्टान पर अपक्षय की क्रिया जो कहलाएगी वो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगी। भी आकृति की घाटी का निर्माण किया जाता है। तो भी आकृति की घाटी का निर्माण नदी के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? लटकती घाटी हिमानी से ये सुमेलित है। ज्वारनद मुख नदी से है, ये भी सुमेलित है। यारडांग वायु से, ये भी सुमेलित है। नुनाटक, ये जो नुनाटक है ये हिमानी से है, तो यही सुमेलित नहीं है। आगे है यू आकृति की घाटी का निर्माण किया जाता है। तो यू आकृति की घाटी का निर्माण हिमानी क्षेत्र में किया जाता है और यह एक अपरदनात्मक स्थिर रूप होता है। अगला क्वेश्चन परिहिमानी प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित पिंगो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये पिंगो आपका पाया जाता है अलास्का में पिंगो पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अलास्का। अगला है सागरी जल द्वारा निर्मित स्थिराकृतियाँ नहीं है। तटीकंदरा, पोलिन, लेगून, इंसेलबर्ग। तो ये जो आपका इंसेलबर्ग है यह वायु के द्वारा निर्मित एक स्थिर रूप है। इसी को छत्रक शिला के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात की। इन चारों में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गुजरात। अब मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी एक उदाहरण है। तो ये उत्खात भूमि का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो हम लोगों ने कुल 75 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इन 75 में
70 क्वेश्चन के जो आंसर है बिल्कुल सही से दिए गए होंगे, बिल्कुल सही से दिए गए होंगे। यदि आप लोग इसके अनुसार किए होंगे तो आप लोग बिल्कुल 70 क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे, अन्यथा 60-65 आप लोग का सही हो सकता है। जो अच्छा पढ़ा होगा वो 60 से 65 के बीच में कर ले जाएगा। और वही नहीं तो देखा जाए तो यह जो क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत स्टैंडर्ड लेवल का बनाया गया है और बहुत टफ क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका जियोमॉर्फोलॉजी का ही नहीं सॉरी अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा जियोग्राफी के 3rd पेपर का सॉल्यूशन भी प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग क्या करिए कि पेपर के आंसर को प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।